सुप्रभात विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में हम आपके व्याकरण का एक सिलेबस है शब्द शक्ति, उसका अध्ययन कर रहे हैं। शब्द में निहित अर्थ को बताने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। इसके अंतर्गत हमने शब्द शक्ति के दो भेद पढ़े, अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ सीधे सीधे मुख्य अर्थ तक हम पहुँच जाते हैं, यानी कि सामान्य अर्थ की जहाँ प्राप्ति होती है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा शब्द शक्ति जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है और किसी रूढ़ शब्द के सहारे हम लक्षण के आधार पर उस अर्थ तक पहुँचते हैं, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। या दूसरा इसका भेद है जहाँ कवि किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपने भावों को अभिव्यक्त करता है और हम अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति कर लेते हैं, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति और प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति, यह दो भेद हमने कल पढ़ लिए लक्षणा शब्द शक्ति के। आज हम पढ़ेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। तो आज का हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति। फर्स्ट पेपर का पार्ट है ये। शब्द में निहित शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। इसके तीन भेद हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति के पुनः दो उपभेद हैं, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति और प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर हम जिस अर्थ की प्राप्ति करते हैं वह रूढ़ा लक्षणा होती है, और प्रयोजनवती वहाँ जहाँ कवि या लेखक किसी विशेष प्रयोजन के लिए उस अर्थ तक पहुँचते हैं, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। तीसरा भेद है व्यंजना शब्द शक्ति। जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी, जब वाच्यार्थ यानी अभिधा और लक्ष्यार्थ से भी जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो, शब्द के अर्थ का बोध न हो, यानी कि न तो अभिधा के माध्यम से अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति हो, न ही लक्षणा के माध्यम से उस अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति हो, तो तब उसका बोध कराने वाली तीसरी शक्ति व्यंजना कहलाती है। यानी कि न तो हमें सामान्य अर्थ की प्राप्ति हो रही है, न मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होकर के हम उसके अभीष्ट अर्थ तक पहुंच रहे हैं, न ही लेखक या कवि के प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम उस अर्थ तक पहुंच रहे हैं। वहाँ जब जिस अर्थ के माध्यम से हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है।
व्यंजना का अर्थ है छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति। व्यंजना का अर्थ है छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति। कि वह अर्थ जो पूर्ण रूप से छिप गया है उसे हम व्यंग्यार्थ के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो वह व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। काव्य में निहित या छिपे हुए अर्थ को काव्य में निहित या छिपे हुए अर्थ को व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से ही जाना जाता है। व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से ही जाना जाता है। यानी कि वह अर्थ जो पूर्ण रूप से छिपा हुआ है उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से ही ग्रहण कर सकते हैं। न तो वह रूढ़ शब्द के सहारे हम उसे ग्रहण करेंगे, न ही वह कवि के प्रयोजन की सिद्धि को बतलाएगा, अपितु पूर्ण रूप से जो छिपा हुआ है और काव्य किस अर्थ में वहाँ प्रयुक्त हुआ है उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार पके हुए आम का पीला रंग पीला रंग क्या बताता है, उसकी मिठास को इंगित करता है। उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त शब्द का व्यंग्यार्थ काव्य में प्रयुक्त शब्द का व्यंग्यार्थ सहृदयों को स्पष्ट हो जाता है। यानी कि जो कवि या लेखक के समान भावभूमि पर होते हैं उन्हें यह स्पष्ट हो जाता है। सहृदयों को स्पष्ट हो जाता है, यानी कि छिपा हुआ अर्थ है और वह हम व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से ग्रहण करते हैं। अब व्यंजना के भेद। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। पहला है शाब्दी व्यंजना, यानी कि शब्द में निहित होती है, और दूसरा है आर्थी व्यंजना, यानी अर्थ में व्यंजना निहित होती है। शब्द में निहित व्यंजना शाब्दी व्यंजना कहलाएगी और अर्थ में निहित जो व्यंजना है वह आर्थी व्यंजना कहलाएगी, जिसमें
हम लेखक या कवि के द्वारा इंगित व्यंग्य को ग्रहण कर सकते हैं। तो जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द का अर्थ ग्रहण न हो और जिस शक्ति के माध्यम से हम उस अर्थ को ग्रहण करते हैं उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजना का अर्थ है छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति। काव्य में निहित या छिपे हुए अर्थ को व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से ही जाना जाता है। जिस प्रकार पके हुए आम का पीला रंग देखकर हम अंदर से उसकी मिठास को ग्रहण कर लेते हैं, उसकी मिठास को व्यंजित कर रहा है उसका पीला रंग, उसी प्रकार से काव्य में जो प्रयुक्त शब्द है वह व्यंग्यार्थ सहृदय को सहज रूप से ही स्पष्ट हो जाता है। और व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद हैं, पहला है शाब्दी व्यंजना और दूसरा है आर्थी व्यंजना। हाँ जी, शाब्दी व्यंजना हम समझ लें एक बार। पहला उपभेद है शाब्दी व्यंजना। जब व्यंजना शब्द पर आधारित हो अर्थात शब्द के माध्यम से हम उस व्यंग्य तक पहुंच जाते हैं तो यहाँ शाब्दी व्यंजना कहलाती है। अर्थात उस शब्द को बदल देने पर व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है। तो किसी शब्द विशेष पर आधारित जो व्यंजना होगी वह शाब्दी व्यंजना कहलाती है। काव्य में से उस शब्द को यदि हटा करके उसके स्थान पर अन्य शब्द रख दिया जाता है तो वह व्यंजना तुरंत ही नष्ट हो जाती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ शाब्दी व्यंजना है। इसका उदाहरण हम देख लें, जैसे चिरजीवो जोरी जुरे, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर। क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा, को घटी ए वृष भानुजा, वे हलदर के वीर। इस दोहे में वृषभानुजा और हलदर दो शब्दों पर शाब्दी व्यंजना है। अर्थात राधा कृष्ण की यह जोड़ी
वृषभानु राधा के पिता का नाम है, और वृषभानु जा अर्थात पुत्री, वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा, और हलधर बलदाऊ हैं जो कि कृष्ण के बड़े भाई हैं, और उनके वीर कौन है? श्री कृष्ण हैं। तो यहाँ राधा कृष्ण की यह जोड़ी चिरंजीवी हो, परस्पर प्रेम क्यों नहीं जुड़े, अर्थात जुड़े। दोनों ही कम नहीं हैं, को घटी, दोनों में कौन घटकर है? दोनों में कौन घटकर है? ये वृषभानुजा हैं तो वे हलधर के भाई हैं। हलधर के भाई हैं। अब हम इन शब्दों में किस रूप में शाब्दिक व्यंजना है उसे हम देखेंगे। यहाँ वाच्यार्थ है, पर वृषभानुजा और हलधर शब्दों के अनेकार्थक होने के कारण एक दूसरा भी ध्वनित हो रहा है। दूसरा अर्थ हम ग्रहण करें, ये वृषभ की अनुजा, वृषभ किसे कहते हैं? बैल को, और उसकी छोटी बहन यानी कि गाय। वृषभ किसको कहा गया है यहाँ? बैल को और उसकी अनुजा। वृषभानु प्लस जा, ये तो हो गया राधा के अर्थ में, और वृषभ अनुजा ये हो गया गाय के संदर्भ में। तो ये यहाँ शब्दों को खोल करके रखा गया है। अनुजा हैं तो वे हलधर अर्थात बैल के भाई हैं। ये वृषभ की अनुजा, बैल की छोटी बहन, किसे बताया है? गाय। यहाँ विनोदात्मक दूसरा अर्थ व्यंग्यात्मक है। विनोदात्मक दूसरा अर्थ व्यंग्यार्थक है। यहाँ विनोदात्मक जो दूसरा अर्थ बताया है वह व्यंग्यार्थक है। यह शाब्दिक व्यंजना है, क्योंकि यहाँ वृषभानुजा और हलधर शब्दों को यदि हम हटा देते हैं तो यह शाब्दिक व्यंजना यहाँ नष्ट हो जाती है। ये कहा गया है ना कि उस शब्द को यदि बदल जाए तो व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है। तो यहाँ भी वृषभानुजा और हलधर के स्थान पे वृषभानुसुता या बलराम शब्द रख दिए जाएं तो व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है। यह शाब्दिक व्यंजना है
क्योंकि इन दोनों शब्दों के स्थान पर अन्य शब्द रख दिया जाता है तो अन्य शब्द रख दिया जाता है तो उक्त व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ वृषभानु सुता या बलराम शब्द को रख दिया जाए तो वह जो व्यंग्यार्थ है वह नष्ट हो जाएगा। तो दूसरा जो अर्थ बताया गया है वह इसका व्यंग्यार्थक है और यदि इसके स्थान पर हम शब्द को परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं, दूसरा शब्द रख देते हैं तो वह जो व्यंग्यार्थ है वह नष्ट हो जाता है। तो शाब्दी व्यंजना शब्द पर ही निहित होती है और यदि उस शब्द को हम बदल दें तो व्यंग्यार्थ पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। आगे देखते हैं आर्थी व्यंजना। अर्थ पर निहित होती है। शाब्दी व्यंजना शब्द पर निहित है तो आर्थी व्यंजना अर्थ पर निहित है। जब व्यंजना अर्थ पर आधारित हो अर्थात जब व्यंजना अर्थ पर आधारित हो अर्थात जब शब्द के बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता रहे, शब्द के बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता रहे तो उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। अर्थ पर निहित होती है, शब्द को यदि बदल दिया जाए तो भी वह व्यंग्यार्थ का भाव यहाँ प्रकट होता है। जैसे संध्या हो गई, संध्या हो गई कहा गया है तो सूर्यास्त का समय हो गया है। यहाँ वाच्यार्थ यानी सीधा सीधा अर्थ का तो क्या है, यहाँ अभिधा शब्द शक्ति के रूप में ये क्या देखें कि सूर्यास्त का समय हो गया। किंतु जब हम व्यंग्यार्थ में देखते हैं
यह तो अभिधा शब्द शक्ति के रूप में हो गया कि सूर्यास्त का समय हो गया, संध्या हो गई, लेकिन व्यंग्यार्थ के अर्थ में वह कहता है कि घूमने चलने का समय हो गया, या संध्या वंदन का समय हो गया, संध्या वंदन का समय हो गया। अगर संध्या शब्द को बदलकर शाम कर दें फिर भी व्यंग्यार्थ बना रहेगा। अगर संध्या शब्द को बदलकर हम देखें, अगर यहाँ संध्या के स्थान पर हम शाम हो गई कर दें, शब्द बदल दें, संध्या के स्थान पर शाम शब्द लिखें तो भी व्यंग्यार्थ यही रहेगा कि अभिधा शब्द शक्ति में तो बता रहा है सीधा सीधा मुख्य अर्थ है कि सूर्यास्त का समय हो गया है, लेकिन व्यंग्यार्थ में कह सकता है कि यह हो सकता है किसी के घूमने का समय हो गया है, किसी के संध्या वंदन का समय हो गया है, गृहिणियों के भोजन पकाने का समय हो गया है, तो इस अर्थ में यह व्यंग्यार्थ देता है। कह अंगद सलज जगमाही, कह अंगद सलज जगमाही, रावण तो समान कोई नाही। रावण तो समान कोई नाही। अंगद कह रहा है कि हे रावण, आपके समान संसार में लज्जावान कोई भी नहीं है। तो यहाँ रावण को चरित्रवान बतलाना व्यंजना है। यहाँ रावण को चरित्रवान बतलाना, सलज्ज यानी लज्जा के साथ इस संसार में आपके समान कोई भी नहीं है, तो रावण को चरित्रवान बतलाना व्यंजना है। या व्यंग्यार्थ है। तो यहाँ अर्थ में निहित है व्यंजना। कह अंगद सलज जगमाही, रावण तो समान को नहीं। यहाँ अंगद रावण को चरित्रवान बतलाने की व्यंजना व्यक्त कर रहे हैं, जबकि रावण ऐसे नहीं है। तो शाब्दी व्यंजना शब्द पर आधारित होती है और आर्थी व्यंजना अर्थ में निहित होती है। जब अर्थ पर निहित व्यंजना होती है तो यदि हम शब्द को बदल दें तो भी आर्थी व्यंजना बनी रहेगी, यानी व्यंग्यार्थ का भाव रहेगा। जैसे हमने साधारण उदाहरण देखा, संध्या हो गई, इसका सीधा सीधा मुख्य अर्थ निकलता है कि सूर्य अस्त होने का समय हो गया है। लेकिन व्यंजना में हम देखें, हो सकता है किसी के घूमने का समय हो गया है, किसी के संध्या वंदन का समय हो गया, तो जिस अभिष्ट को हम यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं व्यंग्य के माध्यम से, तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होगी। और इसी समय कह अंगद सलज जगमाही, रावण तो समान कोई नहीं। तो अंगद जब रावण को लज्जावान बता रहे हैं तो यहाँ व्यंजना का भाव भी अभिव्यक्त हुआ है कि रावण ऐसे नहीं है, जिस भाव को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है।
तो हमने शब्द शक्ति देखी, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति के दोनों ही भेद शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है।